के तोपों की क्वांटिटी काफी कम थी, लेकिन अंग्रेजों के तोपची अच्छे शूटर थे। उन्होंने अंग्रेजी तोप ऐसी जगह रख दी थी जहां से वो लगातार किले के अंदर गोले फेंक रही थी। इन गोलों से काफी डैमेज हो रहा था। बादशाह खुद इन गोलों से बाल बाल बचे थे। इस मुश्किल की घड़ी में 14 जून को अचानक उनके ट्रस्टवर्दी महबूब अली खान की भी डेथ हो गई। लोगों का कहना था कि उनको पॉइजन दिया गया था। ऑथर बताते हैं कि दिल्ली के लोग बागी सिपाहियों की लूटमार और अंग्रेजों की गोलाबारी के बीच खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे थे। पोस्टल डिपार्टमेंट बर्बाद हो गया था। शहर के सफाई कर्मचारी खाइयां बनाने और बंद करने के कामों पर लगा दिए गए थे। सड़कों पर मरे हुए ऊंट सड़ रहे थे। बिजनेस पूरी तरह से बंद था। हर चीज की कीमत आसमान छू रही थी। साथ ही इससे बचने के लिए जो भी शहर के बाहर जाने की कोशिश करता, गुर्जर उसे लूट लेते थे। जफर के पास बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स आई थीं। अंग्रेजों की वापसी के 2 हफ्तों के अंदर ही बागी फौज के अंदर कई हजार सैनिक बढ़ गए थे। जालंधर, लुधियाना, नसीराबाद, हरियाणा सब जगह से बड़ी संख्या में बागी आ रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में बंगाल की फौज के 1,29,000 सिपाहियों में से 7,796 सिपाहियों को छोड़कर सबने कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी थी। उनमें से आधे दिल्ली में थे और आधे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। अंग्रेजों का मेरठ से खबरों और सामान को भेजने और मंगवाने का सिलसिला भी बंद हो गया था। अंग्रेजों की प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने के लिए आजाद जिहादी भी दिल्ली पहुंच गए थे, जैसे वहाबी मौलवी, जंगजू नक्शबंदी, फकीर और बड़ी संख्या में ऑर्थोडॉक्स मुसलमान वीवर्स और दूसरे मजदूरी करने वाले लोग। ये सब दुश्मनों को हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन जिहादियों और सैनिकों में काफी डिफरेंसेस थे। वो एक दूसरे से ही लड़ाई करते, यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर और बाहर जाने वालों की तलाशी ली जाती। दिल्ली के ज्यादातर लोग इन क्रूअल और बदतमीज बागी सिपाहियों से तंग आ चुके थे। उन्हें रिजिड, हार्डकोर और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स का अपने शहर में स्वागत करने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनका बिहेवियर दिल्ली के हिंदुओं के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। जबकि दिल्ली की नोबेल पब्लिक हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। उन्हें पता था कि जिहाद के नाम पर सिर्फ लूट मार की जा रही है। फौजी स्क्वाड में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और एक दूसरे को भाइयों की तरह समझते थे। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में जिहादियों की संख्या बढ़ती गई, आपसी तनाव भी बढ़ने लगा। जिहादियों को यकीन था कि हिंदू अंग्रेजों के साथ हैं और क्रिश्चियंस की मदद कर रहे हैं। लड़ाई में लगातार नए बागी शामिल हो रहे थे, लेकिन उनमें सही स्ट्रेटेजी बनाकर युद्ध करने की कमी थी। इसी वीकनेस की वजह से वो शहर का एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक नहीं कर पाए थे। उनकी बिना चतुराई और यूनिटी के लड़ाई करने की कोशिश नाकाम रही थी। सही स्ट्रेटेजी न होने के कारण गोरखा सैनिक बार बार बागियों को पीछे धकेल देते थे, लेकिन अगले दिन फिर बागी वहां पहुंच जाते। दोनों तरफ से सैनिक अंग्रेजों ने ही ट्रेन किए थे, इसलिए लग रहा था कि लड़ाई टीचर और स्टूडेंट के बीच है। इन हमलों से अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, जबकि वो क्वांटिटी में बागियों से कम थे। ये बागी उन्हें केवल भयंकर गर्मी में बाहर निकलकर लड़ने के लिए मजबूर करने में ही सफल हुए थे और इससे कोई बड़ा लॉस नहीं कर पाए थे। अंग्रेजों ने बागियों को किसी बड़े फौजी मुकाबले के मैनेजमेंट के बारे में कुछ सिखाया नहीं था। उन्हें रोज वही जगह फिर जीतनी पड़ती थी जिसे वो कल जीत चुके होते थे। दूसरी तरफ सिपाहियों के मरने से भी बागियों को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि रोज नए बागी आने से उनकी क्वांटिटी फिर इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन घेराबंदी के जून से जुलाई तक खिंच जाने के कारण बागियों का उत्साह कम होता जा रहा था। कई सिपाही लड़ाई छोड़ के मजार के अंदर छुप गए थे। दूसरी तरफ अंग्रेज जो यहाँ आए तो घेराबंदी करने थे, लेकिन सिपाहियों की कमी के कारण पूरे शहर को घेर नहीं पाए थे। वो ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकते थे, क्योंकि उनके पास केवल 4,000 सिपाही थे, जबकि बागियों के पास 20,000, जिनकी संख्या रोज बढ़ भी रही थी। अंग्रेजों के पास खाने पीने की चीजों की कमी नहीं थी, फिर भी वो काफी बुरा समय देख रहे थे। उन पर रोज हमले होते थे और सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लू और गर्मी से सिपाही मर रहे थे और चट्टानों पर कब्रें खोदना काफी मुश्किल था। सिपाहियों की सड़ती लाशों से भयंकर बदबू आ रही थी, जिसके कारण मक्खियों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। बारिश के बाद ये सिचुएशन और भी खराब हो गई। कैंप स्वैम्प बन गया था। हैजा तेजी से फैल रहा था। इन्फेक्शंस के कारण मैक्सिमम सिपाहियों के हाथ और पैर काटने पड़े थे। बिच्छू और सांप भी बाहर आ गए थे। जब बारिशें और तेज हुईं, तब अंग्रेजों के अरेंजमेंट ठीक होने लगे थे। लेकिन अब अंग्रेज गोलियों से ज्यादा हैजे से मर रहे थे। अंग्रेजी फौज को कमांड करने के लिए कोई अफसर नहीं बचा था। जब विल्सन को फौज का चार्ज दिया गया, तब विल्सन ने बिना प्लान लगातार जवाबी हमला करने में कमी कर दी।
5 दिन बाद उसने प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया और अपनी हाल्ट की जगह के पास बने यमुना के पुल को गिरा दिया ताकि वहां से उन पर हमला न हो सके। विल्सन ने सर जॉन लॉरेंस को वहां की सेंसिटिव और डेंजरस सिचुएशन की रिपोर्ट दी और तुरंत मदद मांगी। 1 जुलाई को ब्रिटिश सरकार की सोच से भी परे अनगिनत बागी सैनिक कश्तियों के पुल से होते हुए शहर में आ गए, जिनमें कम से कम 4 रेजिमेंट पैदल सिपाहियों की थी, 700 घुड़सवार, 14 हाथी, 300 घोड़े, 1000 बैलगाड़ियां, हथियार, रसद और 4 लाख का खजाना भी था। ये सब जीनत महल के पिता नवाब कुरली खान ने बरेली से भेजे थे। इनमें 2 मशहूर लोग भी थे, एक बरेली फौज का जनरल बख्त खान जिसे ऐसी लड़ाइयों का एक्सपीरियंस था, दूसरा इस्लामी उपदेशक मौलवी सरफराज अली जो मुजाहिदीन के इमाम थे। बख्त खान ने शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही साथ युद्ध के रूल्स को भी ठीक करने की कोशिश की। उसने सैनिकों को शाही खजाने से तनख्वाह दिलाने की अरेंजमेंट की और कोतवाल को इंस्ट्रक्शंस दिया कि लूटमार करने वालों को अरेस्ट कर लिया जाए। फिर किले के सिपाहियों को बाहर निकालकर कैंप में ठहरा दिया गया और आदेश जारी किया गया कि सभी दुकानदार अपने साथ हथियार रखें, कोई भी बिना हथियार घर के बाहर न निकले। अगर कोई सिपाही रॉबरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। अगर किसी के पास चोरी के हथियार हों तो फौरन हथियार खाने में जमा करा दें, वरना सख्त सजा दी जाएगी। सारे शहजादों को फौजी ड्यूटी से हटा दिया गया और सभी सिपाहियों को सुबह सुबह परेड करने का ऑर्डर दिया गया। उन्हें अजमेरी दरवाजे पर परेड कराया गया और जनरल ने सभी सैनिकों से बात भी करके खबरदार किया कि कोई शहर के लोगों को न लूटे न तंग करे। बख्त खान का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था। उसने फौज को 3 भागों में बांट दिया और उनका ऐसा प्लेसमेंट किया कि टर्न बाय टर्न सैनिक डेली बिना थके लड़ते रहें। इन सब बातों ने असर दिखाया। 9 जुलाई को बागियों ने अंग्रेजों पर हमला किया, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वही कपड़े पहने थे जो अंग्रेजों के सिपाहियों ने पहने थे, जिसके कारण बागी अंग्रेजों के कैंप के बिल्कुल अंदर तक आराम से चले गए। उनकी सेफ्टी अरेंजमेंट्स को ब्रेक करने में कामयाब हो गए। उन्होंने उनके आर्टिलरी मैन को भी मार डाला और फिर उन्होंने ब्रिटिश फौज पर राइट साइड से हमला कर दिया और उन्हें चट्टान की ढलान पर ले गए, जहां अंग्रेजों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और बागी आसानी से अपनी बंदूकों से उनको निशाना बना रहे थे। बख्त खान और उसके जिहादियों ने वेस्ट से हमला करके अंग्रेजों की घेराबंदी को तोड़ दिया। 9 जुलाई का यह हमला सबसे कामयाब हमला था, जिससे शहर और किले के लोगों के दिल में उम्मीदें बढ़ गई थीं। लेकिन अंग्रेज अभी भी रिज पर ही जमे हुए थे, इसलिए लोगों का विश्वास बख्त खान से उठने लगा। उसकी कट्टरता के कारण सिपाही भी उसको पसंद नहीं करते थे। उसके खिलाफ काफी शिकायतें होने लगीं। आखिरकार जुलाई में उसे अपने पद से हटा दिया गया और सीमा का एडमिनिस्ट्रेशन मिर्जा मुगल के हाथ में चला गया। अंग्रेज इस खबर से बहुत खुश हुए। बकरा ईद आने वाली थी। उलेमाओं ने गाय की कुर्बानी करने की बात की थी, इसलिए जफर ने शहर की गायों को बचाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। गाय को अपने घर रखने वाले मुसलमानों के नाम लिखे गए और उन सभी गायों की लिस्ट बनाई गई जो मुसलमानों के घरों में पल रही थीं। जफर निराशा से इतना भर गए थे कि उन्होंने अंग्रेजों को सुलह करने का आमंत्रण भी दिया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका डर था। घेराबंदी करने के लिए फिरोजपुर में तोपों से लदी गाड़ियों की कतार ग्रैंड टैंक रोड से चल पड़ी। तेज रफ्तार सिपाहियों का स्क्वाड कुछ ही दिनों में फील्ड फोर्स की मदद के लिए पहुंचने वाला था। फौज को जॉन निकलसन लीड कर रहे थे। अंग्रेज अफसरों के मन में बदले की आग इस कदर बढ़ गई कि वो अपने बदले की आग को फैलने से रोक नहीं पा रहे थे। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह से नफरत उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रही थी।